जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके ही चैनल RSJ एजुकेशन 91 में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 2 बजे दोपहर में SI का सेट लाते हैं। तो आज भी आपके लिए SI का सेट प्रस्तुत है, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चंस है। आप अपनी योग्यता को पहचानिए कि आपका इसमें से अगर 20 नंबर आता है तो आप तैयारी SI बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर इससे कम आता है तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आगे तैयारी कैसे की जाए। तो दोस्तों, आगे तैयारी आप केवल प्रैक्टिस सेट को ही देकर, प्रीवियस सेट को ही देकर कर सकते हैं। तो आपके लिए मौजूद है प्रीवियस सेट। तो दोस्तों, आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन है जो आपके लिए ही है। केवल लाइन कह रहा है, वो जो स्कूल के दरवाजे खोलते हैं, जेल के दरवाजे बंद करता है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो लोग स्कूल के दरवाजे खोलते हैं, मतलब जिनके लिए स्कूल का दरवाज़ा खुला हुआ है, वही लोग जेल के दरवाजे को बंद करते हैं। अर्थात जब आप SI बन जाइएगा तो आप ही कैदी को लाकर जेल के दरवाजे को बंद कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इसी जोश के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीधे प्रश्न पे चलते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, और उसका पूरा डिस्कशन आपको मिलेगा। तो चलिए, और जो लोग क्या बोलते हैं कि जो लोग नए हैं इस चैनल पे, वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिले, और सबसे पहले आप इस टेस्ट को देने के उत्तरदायित्व आपको मिले। और चलिए दोस्तों, और लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चलिए, और कमेंट भी करना है, क्योंकि कमेंट करने से मुझे ये पता चलता है कि आप लोग कितने एक्टिवली इस सीरीज को देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लियाकत अली को, और राम मनोहर लोहिया को। तो दोस्तों, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। मैं 2 सेकंड के लिए चुप रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आपने सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, हमारा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, फ्रंटियर गांधी को हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इनको सीमांत गांधी के नाम के साथ साथ बादशाह खान के भी नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो है कि 1890 में पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था, और इन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम की एक संगठन का स्थापना किया था। इस संगठन को हम लोग लाल कुर्ती दल के भी संगठन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, सुमेलित करें, मतलब इसमें कौन सा सही है? गांधी युग 1716 से 1747, मोपला 1918, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघ की स्थापना 1925, या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1921। तो इसका सही आंसर आप लोग देंगे दोस्तों। चलिए, आपने इसका सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में की गई थी। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। गलत इस मायने में है क्योंकि गांधी जी तो 1915 में आए ही थे, तो 1716 की बात कभी होगी ही नहीं। मोपला विद्रोह जो है कि आपका 20 अगस्त 1921 को हुआ था। 20 अगस्त 1921 को हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक है, और ये हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सही है। इसकी स्थापना जो है कि डॉक्टर हेडगवार ने 1925 में किया था। ठीक है, और ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना जो है कि 31 अक्टूबर 1920 को किया गया था। 31 अक्टूबर 1920 को किया था। ठीक है, किसकी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, मुगल काल का पतन शुरू हुआ मध्यकालीन समय से, प्राचीन समय से, आधुनिक समय से, प्राग ऐतिहासिक समय से। तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों ने सही दिया है। इसका आंसर हो जाएगा मध्यकालीन काल में। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1717 ईस्वी में, तभी से जो है कि उत्तर मुगलकालीन की स्टार्ट होता है। उत्तर मुगलकालीन हमारा स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग आधुनिक काल से ही मानते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो यहीं से जो है कि मुगलों को पतन की कहानी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि इनके बाद जो भी शासक आते हैं जैसे बहादुर शाह जफर हो गए, आपका फरुखसियर हो गए, मोहम्मद शाह हो गए, ऐसे बहुत सारे जो हैं कि मुगल कालीन जो है कि उत्तर मुगल कालीन शासक आते हैं जो कि अच्छे ढंग से शासन नहीं कर पाते हैं, जिसके जिसके कारण जो है कि आधुनिक काल में इनका पतन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे इस चीज़ को आगे समझने के लिए, थ्योरी समझने के लिए आपका बैच चल रहा है रात को 9 बजे, रात 9 बजे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बैच चल रहा है, इसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। हम शुरू से इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। अभी आपका 2 क्लास इसमें हो चुका है, एक पुर्तगाली का और एक डच का हो चुका है, आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1917, 1992, 1790, 1792, 1799, 1797। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है 1792। 1792 में जो है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ठीक है, जो कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इस समय होता है 1792 में। ठीक है, इस समय के गवर्नर की अगर हम बात करें तो इस समय का गवर्नर जो था कर्नवालिस था। कौन था? कर्नवालिस। और इससे पहले गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग, उसके बाद कर्नवालिस का पीरियड आता है। इसी समय जो है कि तीसरा जो है कि आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ठीक है, और इसमें जो है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है नियोलिथिक का अर्थ है, नियोलिथिक का अर्थ है पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से या वृद्धावस्था से। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। नियोलिथिक एज जो हम लोग नवपाषाण काल को कहते हैं। ठीक है, नवपाषाण काल का समय की अगर बात करें हम तो 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक जो है कि इसका पीरियड रहता है। कितना? 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की ये घटना है। ठीक है, तो इसे हम लोग नियोलिथिक एज कहते हैं, अर्थात नवपाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण के काल में जो है कि हम लोगों ने पहिया का आविष्कार कर लिया था और आग को जो है कि जलाने की हम लोगों ने सीखा था, क्योंकि आग का आविष्कार तो हम लोगों ने इससे पहले वाले काल में अर्थात मध्य पाषाण काल में ही कर लिया था। लेकिन अगर आग के उपयोग करने की बात आए तो हम लोगों ने नवपाषाण काल में आग के उपयोग के बारे में सीखा था। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस में पूछा है, आग का आविष्कार पूछेगा तो आपका आंसर होगा मध्य पाषाण काल, और अगर पूछेगा कि आग का उपयोग हम लोगों ने कब करना सीखा है तो नवपाषाण काल में हम लोगों ने आग का उपयोग करने के लिए सीखा है। ठीक है, चलिए, और इसमें क्या है कि कृषि का जो है कि पहला साक्ष्य भी हमारा नवपाषाण काल में ही मिला था और मेहरगढ़ से मिला था। कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चाणक्य को और कौन से नाम से जाना जाता है, मतलब चाणक्य को और कौन से नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आपको पता होगा चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो है कि गुरु थे, और ये इन्होंने शपथ लिया था कि धनानंद को हराएंगे, क्योंकि इससे पहले वो धनानंद के दरबार में रहते थे और धनानंद ने इसे क्या कह सकते हैं कि धनानंद ने इसे बहुत ही बेइज्जती करके अपने दरबार से निकाला था। तब इन्होंने अपनी जो इनका जो चोटी था, इनके लंबे चोटी थे, तो इन्होंने चोटी को गांठ बांध कर ये शपथ लिया था कि जब तक तुमको हराएंगे नहीं, जब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। तो ये थे चाणक्य के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो हमारा क्वेश्चन था चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? देवपाल, गुप्तपाल, बल्लाल सेन और विष्णुवर्धन। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा दोस्तों।
चलिए, इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के नाम से हम लोग जो है कि चाणक्य को जानते थे, ठीक है। और इनको एक और नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के भी नाम से चाणक्य को जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और उनके गुरु भी थे, ठीक है। चलिए 7वां नंबर हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी का मिलन जो स्थल है उसके बारे में हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग या फिर रुद्र प्रयाग। चलिए, इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया, ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ आकर मिलती है उन्हें हम लोग देवप्रयाग कहते हैं। दोस्तों, ये जो अलकनंदा और भागीरथी है ये मिलती तो देवप्रयाग में है, लेकिन यहाँ से जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, मुख्यतः दो नदी निकलती है, धैली गंगा और विष्णु गंगा। यही दो नदियाँ आगे जाकर जो कि बहुत सारे नदियों से मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म के लिए ये जो उत्तराखंड में से ये जो नदियाँ निकलती है वो 5 प्रयागों से होकर गुजरती है। और इस 5 प्रयाग को हिंदू धर्म में जो है कि एक विशेष मान्यता दी गई है कि जो इन पांचों प्रयाग का दर्शन करता है वो मतलब कि मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ऐसा मान्यता है हिंदू धर्म में, ठीक है। तो उसका नाम है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और एक है आपका कौन सा प्रयाग, एक है आपका भागीरथी कर्ण प्रयाग, एक है आपका कर्ण प्रयाग। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कर्ण प्रयाग। ये 5 प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग और कर्ण प्रयाग, यही 5 प्रयाग के जो है कि तीर्थ करने से जो है कि हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसका जो है कि दोस्तों ये जो है कॉन्सेप्ट जो है कि आगे आपको सीखने के लिए आपको ज्योग्राफी के क्लास को देखना पड़ेगा, जो कि आने वाले कुछ दिनों में ज्योग्राफी का क्लास भी मैं स्टार्ट करने जाऊंगा। तब मैं आपको यहाँ और अच्छे डिटेल से समझाऊंगा कि कहाँ से अलकनंदा मिलती है और कहाँ से जो है कि देवप्रयाग मिलते हैं और कहाँ से धैली गंगा मिलती है, ये सब सारी चीज़ें। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अरावली पर्वत भारत में किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा दोस्तों। चलिए, इसका सही आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत जो है कि राजस्थान में स्थित है। और ये अरावली पर्वत जो है कि सबसे पुराने पहाड़ी पर्वत है, मतलब सबसे पुरानी पर्वत, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है? तो अरावली है, जो कि हमारे राजस्थान में है, ठीक है। और इसके अगर विस्तार की हम बात करें तो ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो है कि अरावली पर्वत का विस्तार है। और यही अरावली पर्वत के कारण जो है कि अगर अरावली पर्वत ये बनाऊं और इधर ऐसे राजस्थान बनाऊं तो दोस्तों देखो, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे पास मैप है नहीं। मैप रहता तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। तो आप लोग थोड़ा देखिएगा, ये ही अरावली पर्वत के कारण जो है कि अगर इधर राजस्थान है तो यहाँ हिंद महासागर से जो है कि अरब महासागर से जो है कि जो है नमी लेकर ये हवाएं जाती है और यहीं पे टकराकर जो है कि इससे अरावली से टकराकर ही वर्षा करा देती है, जिसके कारण जो है कि इधर जो है राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती। तो राजस्थान में वर्षा नहीं होने का एक कारण अरावली पर्वत का होना है, क्योंकि अरावली पर्वत से यहाँ पे वर्षा की पवनी टकरा जाती है और टकराने के बाद यहीं पे वर्षा करा देती है। तो ये पूरब में जो राजस्थान है यहाँ पे नहीं जा पाती, जिसके कारण जो है कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती। और राजस्थान के कुछ इलाके जो हैं कि सूखेग्रस्त हैं। राजस्थान के पूरे इलाके सूखेग्रस्त नहीं है दोस्तों, राजस्थान के कुछ इलाके जो है कि सूखेग्रस्त हैं, ठीक है। और ये अरावली पर्वत दुनिया की सबसे क्या बोलते हैं पुरानी पर्वत है। और अरावली पर्वत पे ही जैन धर्म का प्रसिद्ध जो दिलवारा मंदिर वो स्थित है, जिसका नाम माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू है। चलिए दोस्तों, 9th नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या फिर थर्मोस्फीयर। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा दोस्तों। चलिए, इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में होता है कि
स्ट्रेटोस्फीयर हम लोग कहते हैं समताप मंडल को, जिसमें कि जो वायु पायलट होते हैं, वायुयान के जो पायलट होते हैं वो अपनी हवाई जहाज़ को यहाँ उड़ाना पसंद करते हैं। पसंद इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे कोई वायुमंडलीय घटना नहीं होती है। अर्थात वायुमंडलीय घटना कहने का मतलब हो गया यहाँ पे ना बादल बनेगा, ना वर्षा होगा, ना बिजली कड़केगी, ना ही धूलकण होंगे। यहाँ पे पूरा वातावरण जो है कि शांत होता है। इसीलिए जो है कि वायुयान जो है कि सीधा यहाँ से टेक ऑफ करते हैं और सीधा वो समताप मंडल में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि समताप मंडल में किसी तरह की कोई वायुमंडलीय घटनाएं होती नहीं है। इससे हवाई जहाज़ उड़ाना वहाँ पे काफ़ी आसान होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में जो है कि क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जिसमें कि वायुमंडलीय घटनाएं होती है, जिसमें कि वहाँ पे धूलकण होंगे, वहाँ पे आपका धूलकण होंगे, वहाँ पे बादल बनेंगे, वहाँ वर्षा होगी, वहाँ बिजली गरजेगी। ये सब जो है कि क्षोभ मंडल में होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में चलते हैं। और इसे भी समझने के लिए इसमें और बहुत सारी बात है जिससे समझने के लिए अभी प्रॉपर टाइम है नहीं। ये ज्योग्राफी वाले बैच में मैं आपको और अच्छे ढंग से, बढ़िया ढंग से इसे समझाऊंगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ओजोन छेद क्या तात्पर्य है। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। ओजोन परत में छेद होना, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, तम उठाई होना। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, आप इसे इग्नोर कीजिएगा। ये लग रहा है कुछ है ही नहीं, यहीं तक केवल आपका ऑप्शन है कि ओजोन परत की मोटाई कम होना, और डी है क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या था कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है, तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। यस, क्योंकि जो आपका ये ओजोन लेयर का वो जो होता है, ओजोन लेयर जो है कि समताप मंडल में स्थित होता है। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत जो है कि स्थित होता है, तो यहीं पे जो है कि आपका वो इसकी मोटाई जो है कहीं कहीं कम पाई गई है। इसी कारण जो है कि क्या बोलते हैं कि इसी कारण जो है कि यहाँ पे ओजोन छेद का तात्पर्य है। और इसी के कारण हमें बहुत ही स्किन डिजीज़ वगैरह जो है कि बीमारी ओजोन परत के कारण ही होती है। ठीक है, ओजोन परत के कारण नहीं होती है, सूर्य के द्वारा आने वाली परावैंगनिक किरणों से होती है। ठीक है, और ये समताप मंडल में जो है कि पाया जाता है हमारा ओजोन परत, जिसकी मोटाई कम हो रही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। तो ऑप्शन है आपका केवल मुद्रा में मूल्य में वृद्धि, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा दोस्तों। चलिए तो आपने इसका सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वस्तु के कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय। अगर कोई भी वस्तु है जिसका कीमत बढ़ जाता है, जैसे कि अगर हम लोगों ने मोबाइल खरीदा लेकिन मोबाइल की कीमत अब बढ़ गया है, तो उसमें क्या होगा, कीमत बढ़ गया है तो जो मूल्य में है कि गिरावट हो जाएगी और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जो वस्तु है उसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कीमत में अगर वृद्धि होती है तो उसके मूल्य में भी वृद्धि होगी, लेकिन मुद्रा में जो है कि गिरावट हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कानून लागू करने वाला पहला राज्य था। कानून लागू करने वाला पहला राज्य था। ये क्वेश्चन तो गलत लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ऐसा क्या क्वेश्चन हो सकता है कानून लागू करने वाला पहला राज्य था। ये क्वेश्चन गलत है, इसे आप लोग काट दीजिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर में आइएगा। 13 नंबर कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। भारत, इंडोनेशिया, जापान या फिर चीन। इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर आप लोगों ने सही दिया है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जो है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है बौद्ध मंदिर जो है इंडोनेशिया में स्थित है। अब हम लोग बौद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बौद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो है कि 6 वर्षों की कठोर तपस्या में हुई। तपस्या के बाद जो है कि 35 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, 6 वर्ष तक वो कठोर तपस्या किए थे। ठीक है, कौन से वृक्ष के नीचे, तो बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, और उनको
ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। कब प्राप्ति हुई? तो बुध पूर्णिमा के दिन प्राप्ति हुई, ठीक है। और किस नदी के तट पे प्राप्ति हुई? तो निरंजना नदी, निरंजना नदी, जिसे अभी फाल्गु नदी प्रेजेंट में कहते हैं, ठीक है। और आपका तो ये रहा। और निरंजना नदी कहाँ है? तो ये आपका गया में है, ठीक है। तो यहाँ तक सही है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? साहित्य, गणित, विज्ञान या फिर शांति? इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गणित। गणित में जो है कि नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ठीक है। गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। साहित्य, विज्ञान और शांति में जो है कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना की अगर हम बात करें तो उसकी स्थापना जो है कि स्वीडन के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम ही है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। तो इन्हीं के नाम पे जो है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया गया है। कब? तो 1921 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। किन के नाम पे किया गया है? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पे जो है कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कहाँ के निवासी थे? स्वीडिश के निवासी थे। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1901 में हुई इसकी स्थापना, नोबेल पुरस्कार देने की स्थापना, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ठीक है। जो अगर नोबेल पुरस्कार की हम बात करें तो सबसे जो है कि हमारे भारत में जो है कि सबसे पहले 1913 में जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनके काव्य गीतांजलि के लिए, ठीक है। गीतांजलि के लिए जो है कि उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलो दोस्तों, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसे मैं थोड़ा सा डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए कहाँ गया? चलिए ये सारा डिलीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति भारतीय का नाम बताइए। सत्यजीत रे, राजकुमार, भानु ओथैया या फिर कोई नहीं? इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भानु ओथैया। भानु ओथैया को जो है कि ऑस्कर जीतने वाली ये प्रथम महिला थी, भानु ओथैया, ठीक है। और इनको कब मिला था पुरस्कार? तो 1900 नहीं, ऑस्कर पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? तो 16 मई 1929 से जो है कि ऑस्कर पुरस्कार दिया जाने लगा, ठीक है। और भानु ओथैया को जो है कि प्रथम वो भारतीय थे जिनको कि ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विश्व जल दिवस मनाया जाता है यानी कब? 20 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च या फिर 22 मार्च? तो इसका सही आंसर आप लोग क्या हो जाएगा कि विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? यस दोस्तों, विश्व जल दिवस हम लोगों, अरे इसमें तो हाँ ठीक है 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जब ध्वनि तरंगे चलती है तो यह अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है? द्रव्यमान, माध्यम के कण, ऊर्जा या फिर कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ जो है कि ऊर्जा लेकर जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। विभवांतर मापा जाता है किससे? एमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा या फिर गैल्वेनोमीटर द्वारा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर वोल्ट मीटर द्वारा जो है कि हम लोग किसको नापते हैं? तो विभवांतर को मापते हैं, ठीक है। अगर एमीटर की हम बात करें तो एमीटर से जो है कि विद्युत धारा को मापा जाता है। बैरोमीटर से हम लोग जो है कि वायुमंडलीय द्रव्यमान को मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। और अगर गैल्वेनोमीटर की हम बात करें तो विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। 19 क्वेश्चन है आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? डाल्टन, रदरफोर्ड, विलार्ड या फिर मेंडलीफ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है मेंडलीफ। मेंडलीफ जो है कि आवर्त सारणी तैयार किए थे, ठीक है। मतलब आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल जो है कि किन्होंने तैयार किया था? तो मेंडलीफ ने तैयार किया था,
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 20। चलिए, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषताएं बतलाता है वो है यौगिक, तत्व, मिश्रण, अणु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अणु। अणु जो है कि वो सबसे छोटा कण होता है जो कि पदार्थ की सब विशेषताएं को बताता है। ठीक है। परंतु जो है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में जो है कि भाग नहीं लेता है। कौन? अणु। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। फफूंदी है परजीवी, सैक्रोसाइटिक, दोनों या फिर उत्पादक? तो फफूंदी क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 2। फफूंदी जो है यानी कि फंगी, फफूंदी को इंग्लिश में फंगी कहते हैं। फंगी कहते हैं हम लोग फफूंदी को। तो ये परजीवी भी है और सेक्ट्रोसाइट्रिक भी है। ठीक है, दोनों है। परजीवी का मतलब होता है कि ये जो है कि सजीव पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर रहता है। मतलब कि किसी पर निर्भर होना, तो परजीवी। ठीक है, परजीवी। ठीक है, किसी पर निर्भर हो जाने का मतलब क्या होता है? परजीवी। और सैप्रोफिटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी। तो ये मृतोपजीवी भी है, फफूंदी जो है फंगस दोनों है। परजीवी भी किसी पे आश्रित भी हो जाता है और किसी वैसे पौधे जो कि वैसे पौधे या जानवर जो है कि जो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उसके द्वारा जो है कि फंगी अपना भोजन जो है कि तैयार कर लेता है। ठीक है, तो ये दोनों है, परजीवी भी है और फफूंदी भी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? घास और शाकाहारी, चील और गिद्ध, पेड़ पौधे, मांसाहारी या प्राणी? मतलब एक परितंत्र में अपघटक का मतलब होता है डिकम्पोजर। ठीक है, तो कौन से होते हैं ये आपको बताना है जो कि पर्यावरण को साफ कर दे। ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चील और गिद्ध। चील और गिद्ध जो होते हैं डिकम्पोजर होते हैं, मतलब जो पर्यावरण में जो सड़े गले जो चीज़ होते हैं उसको साफ कर देते हैं। इसलिए हम लोग चील और गिद्ध को जो कहते हैं कि पर्यावरण का सफाई कर्मी भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण का सफाई कर्मी। पर्यावरण का सफाई कर्मी हम लोग किसे बोलते हैं? चील और गिद्ध को, क्योंकि ये जितने भी अपघटक होते हैं अर्थात डिकम्पोजर होते हैं जो कि सड़ गल जाते हैं उसको ये अपना खा पका जाते हैं, तो इन्हें हम लोग पर्यावरण का सफाई कर्मी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? तो राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर आप लोग का दे सकते हैं क्या? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन फंसाएगा एग्जामिनर जो है कि आपको कैसे फंसाएगा वो अब देखिए। यहाँ तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे कितने बच्चे जो होंगे ऑप्शन नंबर ए में भी टिक मारे होंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद भी जो थे संविधान के प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा मतलब आपका कह सकते हैं छोटा सा जो है कि वो चीज़ है, क्या उसको बोला जा सकता है, छोटा सा जो है कि डिफरेंस है। हाँ, छोटा सा डिफरेंस है इसमें प्रथम अध्यक्ष में और अस्थाई अध्यक्ष में। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष, अगर अस्थाई अध्यक्ष के बारे में पूछे तो आप बेशक आंसर राजेंद्र प्रसाद को मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर केवल आपसे क्वेश्चन पूछे प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और उससे भी अगर क्लेरिफाई कर दे ऑप्शन कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तब तो क्वेश्चन आसान हो गया। तब तो क्वेश्चन क्या हो गया? आसान हो गया। सच्चिदानंद सिन्हा सीधा आंसर हो जाएगा। ये कब बने थे? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में बने थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9/11/1946। 1946 को जो है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसी समय जो है कि सच्चिदानंद सिन्हा को जो है कि क्या बनाया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि वो वरिष्ठ थे, उम्र में सबसे बड़े थे। ठीक है, फिर राजेंद्र प्रसाद को जो है कि 11/11
1996 को जो है कि यानी 11 सॉरी दोस्तों, सॉरी मैं एक चीज़ मिस्टेक कर गया, यहाँ 11 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 दिसंबर में बना था, ठीक है। थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, बोलने में गड़बड़ हो गया, यहाँ दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। 11/12/1946, 1946, ठीक है दोस्तों। चलिए ये राइट है, बिल्कुल आप लोग भरोसा कर सकते हैं कि मैं अब ये जो बताया हूँ ये बिल्कुल राइट बताया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका, ये पहला बैठक हुआ 9/12 को, और दूसरा बैठक हुआ 11/12 को, और तीसरा बैठक इसके जस्ट 2 दिन बाद हुआ, ठीक है। तो 9 से आप 2 दिन गिनिए तो 9, 10, 11 आता है, फिर 11 के बाद 12, 13 आता है, तो 13/12/1946 को तीसरी बैठक हुई थी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 9/12 आप केवल याद रखिए, 9/12/46, तो 46 तो सब में होगा, तो 46 आप याद रखें ना रखें कोई मतलब है नहीं, ठीक है। केवल आप 9/12 याद रखें, और 12 भी सब में होगा तो वो भी नहीं याद रखने की ज़रूरत है, और 9, तो 9 में आप 2 जोड़ देंगे तो 11 आएगा, तो दूसरी बैठक 11 को हुई थी, उसके 2 दिन बाद जो है कि तीसरी बैठक, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 24, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 48? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरे ऑप्शन नंबर ए नहीं, 37 हो जाएगा। अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 37 है कहाँ? अनुच्छेद 37 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग जो है कि ये जो 33 है इसको आप लोग 37 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 37 कर लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है कि आप न्यायालय में जो फंड आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको आप न्यायालय में लागू नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है। अच्छा, तो ये अब है क्या? तो आप देखिए, मैं इसे थोड़ा सा आपको इसको डिफाइन करता हूँ। देखिए, ये इसको बोलते हैं हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शॉर्ट में बोलते हैं DPSP। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है? मैं थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ठीक से लिखूँ ताकि आपको बात समझ में आए, और कलम भी सही है नहीं। डायरेक्टिव यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर हम इसकी संविधान में कितने भाग में है, तो संविधान में ये 4 भाग में है। इसके आर्टिकल की बात करें तो ये कितने से कितने आर्टिकल से आता है, तो 36 से 51 में इसकी बात कही गई है। और यही 36 से 51 में हमारा आर्टिकल 37 आता है, जिसमें कि बताया गया है कि इसको आप न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं जो न्यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर राज्य के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया जिसमें कि अगर मतलब मौलिक अधिकार को छोड़कर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, वो चीज़ छोड़कर जो राज्य के हित में है उसके लिए अगर कोई आदमी जो है कि प्रोटेस्ट करता है कि नहीं ये गलत है, तो उसको आप न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल समझाना चाहूँ। बिहार में शराबबंदी है, ठीक है। बिहार में जो है कि शराबबंदी है, तो इसमें अगर किसी का हस्तक्षेप होता है कि नहीं शराबबंदी को लागू किया जाए, तो इसमें न्यायालय आपका कुछ नहीं करेगा। न्यायालय कहेगा कि ये राज्य के ये जो है कि राज्य की संविधान में जो बताया गया है कि राज्य अपने राज्य को कैसा सुदृढ़ बनाए, कैसे अच्छा बनाए, इसमें यही राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बात कही गई है, ठीक है।
तो उसके द्वारा जो है कि आप जो है कि ये नहीं अपील जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कर सकते कि देखिए बिहार में जो है कि शराबबंदी बंद कर दी गई है, शराब को खुलवाइए, ये आप नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी पिटीशन फाइल नहीं कर सकता है इसके खिलाफ, क्योंकि ये राज्य के हित में है और इससे जो है कि किसी भी मानव जाति पे कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। इसके लिए वो आप कोर्ट से इसको लागू नहीं करा सकते हैं। ये राज्य अपने हित में रखता है कि मुझे अपने राज्य को और अच्छा बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए हम राज्य को कैसे करें कि राज्य अच्छा हो, ठीक है। तो ये इसका समरी हुआ। बाकी आपको और अच्छे से मैं इसको बताऊंगा जब मैं जब मैं पॉलिटी का बैच शुरू करूंगा, तब इसको और विस्तार रूप से बताऊंगा क्या होता है और इसके सारे आर्टिकल पे मैं डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों, अब ही हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 14, 15, 12 और 13। इसका सही जवाब आप लोग आंसर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हमारे पास आ गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, ए, 14 दिन। जो है कि धन विधेयक को, जो है कि धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जिसको कि 14 दिन के अंदर जो है कि राज्यसभा को प्रस्तुत कर देना होता है, मतलब पारित कर देना होता है। अगर ये राज्यसभा जो है कि 14 दिन के अंदर पारित नहीं करता है, तभी ये बिल जो है कि अपने आप पारित हो जाता है। और ये बिल को जो है कि धन विधेयक बिल को कैसे समझा जाए कि ये बिल जो है कि धन विधेयक बिल है, इसे कौन डिसाइड करता है। तो इसे जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये बिल जो है कि धन विधेयक बिल है, ठीक है। तो दोस्तों, और इसको 14 दिन के अंदर पारित कर देना होता है। इस पे जो है कि धन विधेयक बिल पे जो है कि राष्ट्रपति जो है कि वीटो पावर का उपयोग नहीं कर सकते। आपको मैंने पिछले डिस्कशन में बताया होगा कि राष्ट्रपति के पास जो है कि 3 वीटो पावर है, 3 वीटो पावर है। और ये तीनों वीटो पावर में जो है कि राष्ट्रपति जो है कि सस्पेंसिव वीटो पावर का उपयोग नहीं कर सकता है, अर्थात इसको अपने पास रख नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको, इस बिल को पारित करना होता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और मैंने आपको बताया कि इस बिल को कैसे कौन पहचानेगा, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हो गए वो इनको पहचानेंगे कि ये धन विधेयक बिल है और इसे राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर पारित करवा लेना है। अगर पारित नहीं भी होता 14 दिन के अंदर राज्यसभा के अंदर, तब भी ये बिल अपने आप जो है कि पारित हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और अपना आंसर जो है कि आप लोग 25 में से कितना सही कर पाएँ उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर जिनका जो है कि 20 सही है तो उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैंने अपने मन से इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला है जिससे कि आप किसी तरह से कोई संदेह कर सके कि ये क्वेश्चन अपने मन से डाला। ये टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप कितना लाते हैं ये आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। आपकी तैयारी कैसी है ये आपको इस सेट से आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फिर इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आगे जो है कि आपके दोस्तों को भी इस सेट का लाभ मिल सके। तो दोस्तों चलिए, अभी मैं अपने आपके क्लास को बंद करता हूं, यानी ऑफ करता हूं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके टाइम में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूं, थोड़ा शेड्यूल आपको मैं रिवाइज करवा देना चाह रहा हूं। शेड्यूल आपका जो है कि 6 बजे सुबह में आपका करेंट का क्लास चलता है, ठीक है। 10 बजे जो है कि आपका ग्रुप डी, MTS, GD या फिर प्रतियोगिता के कोई भी एग्ज़ाम, उसका जो है कि चैप्टर वाइज यहाँ पे क्या चलता है, तो क्वेश्चन आंसर चलता है, मतलब सेट चलता है, प्रैक्टिस सेट चलता है, ठीक है। 2 बजे आपका ही बैच चलता है SI का, ठीक है। और रात्रि 9 बजे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बैच चल रहा है। उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है और फाउंडेशन बैच में जो है कि अभी इसमें आपको बहुत ही कंसेप्चुअल जो है कि सारे कुछ कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो कृपया जो मैंने आपको बोला है, क्योंकि इस सेट को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस जो मेहनत है मेरा लगा हुआ, इसको आप लोग सक्सेसफुल बनाइएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।